सामाईन की खिदमत में लख्त हसनैन नकवी का आदाब। तिजारत की बात में आज हम बात करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। रिवायती सिस्टम ऑफ मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। गालिब ने तो खैर कहा था, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शायद अगर जिस तरह की अफरा तफरी है आज के इलाज और मेडिसिन के इस्तेमाल में, शायद ये दुआ सभी करें, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इन सब मौज़ूओं पे बहस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, जो चीफ़ मार्केटिंग ऑफिसर हैं हमदर्द के, और उनके साथ हैं हमारे डॉक्टर अनस फसी साहब, जो माहिर हैं और फ़िल वक्त वो कंसल्टेंट की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ अस्पताल में। तो पहले मैं बात शुरू करूँगा डॉक्टर अनस फसी साहब से कि ये गालिब की दुआ जो है ये आज को माने रखती है। आज होते तो गालिब खुश होते कि नहीं, बेकार के लिए हम ये दुआ कर रहे हैं, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। देखिए, मेडिसिन सिस्टम की जहाँ तक बात है, आज का पेशेंट का अगर देखें तो पेशेंट आज का रेस्टलेस है। उसको क्विक रिलीफ चाहिए, उसके लिए वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे उसके कितने ही साइड इफ़ेक्ट्स हों, वो यूज़ करता है। जबकि अगर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अगर फॉलो किया जाता है तो उसके लिए बेहतर ये कि जो उसे बीमारी है जिससे वो सफ़र कर रहा है वो तो कवर होगी ही, साथ साथ कई और ऐसी मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनके साथ इलाज होता रहेगा, और उसके अलावा उसको साइड इफ़ेक्ट्स जो है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके लिए ये बेहतर ज़्यादा तरीका ये है कि अगर इसको यूज़ किया जाए। अरशद सिद्दीकी साहब, आप तो बहुत बड़ा नाम है हमदर्द जो है, तो हमदर्द के सफ़र के बारे में थोड़ा सा आप मुख्तसर से रोशनी डालें कि ये हमदर्द कहाँ से शुरू हुआ। और आज तो कहते हैं बर्र सग़ीर में 3 ममालिक में इसकी ब्रांचेस हैं। जी, ये हमदर्द की शुरुआत हुई 1906 में। एक लाल कुएं में एक छोटा सा मतब था जहाँ से हमदर्द की शुरुआत हुई। हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसकी शुरुआत करी और इसका नाम दिया उन्होंने हमदर्द, जिसका मेन मकसद था सिंपैथी फॉर ऑल, शेयरिंग पेन फॉर ऑल। वो तो बहुत जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम है। और उस फिलॉसफी को उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद साहब ने इसको आगे बढ़ाया। हमीद साहब ने इसको एक छोटे से मतब से लेके आज जो हमदर्द है उसको हम वहाँ तक वो लेके आए हैं। और उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी उसको साइंटिफिक उससे वैलिडेट किया, ड्रग को मॉडर्नाइज किया, फॉर्मुलेशन वो करें। यही चीज़ जो उनके छोटे बेटे थे हकीम सईद साहब, जो पाकिस्तान गए और उन्होंने वहाँ पे हमदर्द पाकिस्तान शुरू करी, और जो उस वक़्त के जो फॉर्मुलेशंस थे वो वहाँ पे उन्होंने हमदर्द की शुरुआत करी। अच्छा। और इसी तरह चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री हुआ करते थे जी सन 71 से पहले। तो पार्टीशन के बाद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ वो हुआ। वहाँ की एक फैमिली थी जिन्होंने हमदर्द को ज़िंदा रखा। तो हकीम सईद साहब ने वहाँ पे अपने जो पेटेंट्स थे, अपने जो भी थे, वो वहाँ पे हमदर्द बांग्लादेश में दिए। तब हमदर्द 3 हमदर्द हैं जहाँ पे है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। जी फसी साहब, एक सवाल यही उठता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो ज़्यादा मकबूल हो रही है बनिस्बत आपके रिवायती जो तरीक़े हैं इलाज के, उसके पीछे क्या वजह है? ये देखिए, लेट्स सी, इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि यूनानी सिस्टम मेडिसिन का जो भी है पब्लिक जानती है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और मॉडर्न सिस्टम के बारे में भी जानती है। बट वन थिंग आई वांट टू से कि वी आर जस्ट लैकिंग फार्माकोविजिलेंस। आप देखिए कि जो भी यूनानी कंपनीज़ हैं उनमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। तो जब तक वो अनटिल अनलेस अपनी दवा के बारे में बताएंगे नहीं, मार्केट में सही तरीके से लॉन्च नहीं की जाएगी, तब तक वो इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं पा सकती। इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि आप मार्केटिंग के हैं सिद्दीकी साहब, आप सब मार्केटिंग पे जो एक बात निकलती है कि अगर मार्केटिंग आएगी तो मॉडर्न मेडिसिन जिस तरह से मार्केट हो रही, फार्मास्यूटिकल कंसर्न्स, आप आशना होंगे 2-4 किस्से यकीनन आपको इंसिडेंट होंगे आपके जहन में कि जहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जा रही हैं टू पुश देयर
sale of their specific company? जी देखिए, चूँकि मैं इससे पहले फार्मास्यूटिकल से भी जुड़ा रहा हूँ और इससे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हर जगह होती हैं और यही होता है कि शॉर्ट टर्म एडवांटेज, लड़के के पास सेल्स प्रेशर है, कंपनी के पास टारगेट प्रेशर्स हैं, तो वो अनएथिकल चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जहाँ तक आपने फरमाया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, और यह है जो एक जो बेसिक प्रॉब्लम है यूनानी सिस्टम में और जो सिचुएशन है, आई वुड से कि यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्योंकि अगर यूनानी फॉर्मुलेशन देखें, दे आर जेनेरिक इन नेचर, कि खमीरा अरशदी है जिसको हमदर्द भी बनाती है, हमदर्द अपने फॉर्मुलेशन से बनाती है, हकीम साहब के अपनी उस पर रिसर्च है, अपने उससे करती है, वही फॉर्मुलेशन दूसरी कंपनी भी बना रही है। अगर आप किसी हकीम को बताएं कि हकीम खमीरा हकीम अरशद वाला, तो एक वो समझ जाएगा कि किसके लिए है। लेकिन खमीरा अरशदी के बहुत सारे नए इंडिकेशंस हैं जो बहुत सारे हकीमों ने तजर्बा किए हैं, लेकिन वो चीज़ कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं पता नहीं चली है। तो ये भी एक वजह है कि अगर ऐसी चीज़ हो जो हमदर्द हम लोग कर रहे हैं हमारे मजीदिया हॉस्पिटल के साथ, और हमारे जो क्लिनिक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है, और वही चीज़ जो है कि हम दूसरे हकीमों से शेयर करें कि इस प्रोडक्ट के क्या अदर बेनिफिट्स हैं। जी, तो ये शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। डॉक्टर फसील, इसी बात से निकलती है बात कि ये जो है ये वाकई में एक मॉडर्न मेडिसिन जो है वो अबव द बोर्ड उसके फील्ड ट्रायल होते हैं, लैब के अंदर होते हैं, उसके लिए एक अलग फंड रखा जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज रखती हैं बाकायदा, और उसकी खबरें आती रहती हैं कि फील्ड ट्रायल हो रहे हैं, कि एड्स की ये दवा जो है कहाँ तक कामयाब हुई है, कहाँ तक नहीं कामयाब है, कैंसर ड्रग पे काम हो रहा। तो वी आर अवेयर कि क्या क्या हो रहा है। ये हमारी जो रिवायती सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर एक अजीब सी चुप्पी रहती है, आप लोगों को दिलचस्पी नहीं, जहाँ पर टिका हुआ था वहीं पे टिका हुआ सारा निज़ाम जो है आपका। लेट्स सी, ये अब ऐसा नहीं है। अब एक्चुअली ऐसा है कि जब से रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बने हैं, बेसिकली आयुष डिपार्टमेंट, जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है, उसके डिविजन्स में जो CCRUM है, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन है, ये अब R&D और इसके ज़रिए से जो काम चल रहा है उसमें काफ़ी मतलब पहले से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इंटरनेशनली पेपर पब्लिश्ड होते हैं, रिसर्च वर्क चलता है, और उसके साथ में जैसे कि आप और भी देखें, मोस्ट कॉमनली ड्रग है इंडिया में अश्वगंधा, सॉरी सर्पगंधा, रावल्फिया सर्पेंटिना, जैसे असरॉल के नाम से बताया गया है। उसका जो अब उसके बारे में रिसर्च स्टडीज़ से पता चला है कि उसमें एल्कलॉइड्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं हाइपरटेंशन के लिए, मेलनकोलिया के लिए, इंसैनिटी के लिए, इनके यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है उनका। और जबकि इसके अलावा सपोज आप मॉडर्न में अगर ले हाइपरटेंशन के लिए आप लेंगे ड्रग्स, तो उसमें बीटा ब्लॉकर हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो दे कंप्लेंट ऑफ परसिस्टेंट कफ। कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कराए, उनका कफ ठीक ही नहीं होता है, और कफ हो तो फिर हाइपरटेंशन भी साथ में बढ़ता रहता है। और अगर इनको यूज़ किया जाएगा इसके साथ में, रावल्फिया सर्पेंटिना है, और वो हमदर्द के लिपोटेप और असरोफिन और ये जो मेडिसिन हैं, अगर इनको यूज़ किया जाएगा तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें एक ऐड करना चाहूँगा मैं, 2 अपने प्रोडक्ट्स हैं जो हमदर्द के, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग क्या खामोश बैठे हैं, नॉलेज को अपने साथ दबाए हुए हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है लिपोटैप, जो अभी हमने लॉन्च किया है, वो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए है। इसका एक फॉर्मुलेशन हमें पता लगा कि अलीगढ़ में कोई साहब थे जो इसको इस्तेमाल करते थे, लहसुन, हल्दी, और उनका अपना जो कहते हैं ना कि गांव में वो चले जाओ तो पीलिया उतार देते हैं, या इस तरह का, जिसको हमारे हकीम साहब ने देखा, और इसके ऊपर 10 साल रिसर्च करी। और रिसर्च उन्होंने ये नहीं कि हकीमों को दे दिया कि भाई आप इसको करिए, उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, कहा कि भाई ये ड्रग है, इसके बाकायदा ड्रग डोसेज रेगुलेट किए गए कि लहसुन कितना होना चाहिए, हल्दी कितना होना चाहिए, कैटनैप कितना होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक नई चीज़ है कि किस क्वांटिटी में कोई चीज़ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनानी में देखें तो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यूनानी में। अच्छा, वहाँ पे कहते हैं मोटापा और चर्बी कम करना। अब उसका और कोलेस्ट्रॉल से इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग के लिए, जो कि
Again, it is more scientifically researched and very well documented. There are 3 PhD has been done on this product. दूसरा प्रोडक्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा सिंकारा, जो कि बहुत साल पुराना प्रोडक्ट है। मॉडर्न साइंस में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। इस चीज़ को हकीम साहब ने समझा और इसके अंदर कुछ हर्बल्स ऐड करी, जिससे जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन है उन विटामिन और मिनरल्स का वो बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और अगर कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, कुछ हम लोगों का वो हुआ, तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे इस तरह की रिसर्च को। डॉक्टर फसी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन के अंदर डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, और हमारा अब कहाँ तक वो कामयाब था, पुराना हमारा जो रिवायती सिस्टम था उसके अंदर नब्ज देखी, आँख के नीचे यूं करके देखा, कहा ज़बान दिखा दो, ज़बान देख ली, और पूछ लिया कि तुम्हारा कारूरे का रंग क्या था, तुम्हें हिजाबत हुई कि नहीं हुई, और यही मेरे ख्याल से बुनियादी होती थी डायग्नोस करने की, क्या आपको बीमारी है, क्या तकलीफ़ है। तो हम इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे कि एक प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके पर डायग्नोसिस हो, जैसे बल्कि इन्हीं के टूल्स को हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें मॉडर्न मेडिसिन के, क्योंकि रिजल्ट तो वही निकलेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन दरअसल इस मामले में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। बेसिकली फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। द टाइम वाज 384 to 460 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और he was the father of medicine also, modern medicine also. In 1944, Sir Alexander Fleming patented first antibiotic medicine, penicillin, from Notatum chrysogenum. तो 1944 से लेके देखिए इतने साल का जो 2-2.5 हज़ार साल का वक्फा है, वो सिर्फ यूनानी मेडिसिन से ही कवर किया जा रहा था। दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल ऑफ द मेडिसिन विच आर एग्जिस्टिंग वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द यूनानी मेडिसिन। तो ये है कि डायग्नोस्टिक पर्पजेस में बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे नब्ज से है, उसमें सिर्फ परफेक्शन की कमी कही जा सकती है, लेकिन नब्ज के ज़रिए भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको कमी है मॉडर्न में। लेकिन ये है कि मॉडर्न ने अपनी प्रोग्रेस की, लेकिन मॉडर्न ने उन चीज़ों पर नहीं की, उनकी डायरेक्शन थोड़ा अलग थी। मॉडर्न में सिर्फ अगर पल्स देखी जाती है तो सिर्फ पल्स देखी जाती है, पल्स रेट देखने के लिए, अदरवाइज किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पर ये है कि 26 टाइप की नब्ज इस तरह की होती है कि अगर वो चलने लगे तो पेशेंट की मौत की दलालत की जा सकती है। और बेसिकली अगर नब्ज में और ज़्यादा डीप में जाएं तो नियर अबाउट मोर देन 250 टाइप्स ऑफ पल्स आर देयर। उस पर और ज़्यादा परफेक्शन की थोड़ा ज़रूरत है। सिद्दीकी साहब, एक सवाल उठता है एथिक्स के, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जो हैं मार्केट करते वक्त उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, इस चीज़ को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक बॉडी नहीं है जो उसको कर सके। हर घर के अंदर बन जाता वही फॉर्मुलेशन जो है, और नतीजा ये होता है कि वी गेट अ बैड प्रेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सो कॉल्ड अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा जी। और उनकी अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता लग जाएगा कि जो उन्होंने प्राइस रखी और जो इंग्रेडिएंट प्राइसेस हैं उससे पता लग जाएगा कि वो चीज़ें नहीं मिला रहे हैं या उस मकदार में नहीं मिला रहे हैं। जैसे बहुत सारी गोल्ड बेस आइटम्स हैं, तो वो आप पता लगा सकते हैं। जो आपने बात करी इंटरनेशनल मार्केट की, अगर हमें ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना है तो हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी नॉलेज है, उसको हमको साइंटिफिकली वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आज की तारीख में यूएस गवर्नमेंट जो है, यूएस FDA जो है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है टू अंडरस्टैंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देयर आर लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चाइनीज़ में जाके उनके फॉर्मुलेशन से टाई अप करके उसमें R&D कर रही हैं। वही ज़रूरत आज हम लोगों को है कि हम लोगों को नए दौर में अगर सर्वाइव करना है, उनके साथ चलना है और इस थेरेपी को आगे लेके जाना है, तो हमारे भी साइंटिफिक वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी से ये सवाल अब आपके पास आता है, साइंटिफिक वैलिडेशन जो सिद्दीकी साहब ने कहा, तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर हम लोग कोताही क्यों कर रहे हैं कि हम वही घिसे पिटे तरीके से अपना दवा लिख देते हैं और घिसा पिटा जो रिज़ल्ट आता है,
इसकी तरफ हम सीरियसली शायद तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बात उठती है। तवज्जो देने का ये है कि जब से इसमें रोल रहा है गवर्नमेंट की इसमें पहले जो तवज्जो थी उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी हुई है इस तरह से लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ है और धीरे धीरे थोड़ा सा काम चल रहा है। लेकिन बात अहम ये है कि व्हाट द स्पीड वी आर टेकिंग, जो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो स्पीड अभी तक नाकाफ़ी है चलने के लिए। इसमें और सरकारी इनिशिएटिव, ये तो प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए कि सुनो, अगर हमको 21वीं सदी की मार्केट में सरवाइव करना है और अपने इस तर्ज अमल को, इस तरह की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ये आती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए मोस्टली, जैसे सपोज पेशेंट को दिया गया जोशाना, अब आज का पेशेंट इतनी ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं चाहता। अब वो जोशाने के लिए पानी में भिगोना पड़ेगा, फिर गर्म कर उसको पिया जाएगा, या फिर और माजून जवारिशात या और जितनी चीज़ें हैं। इसको अगर सवाल है, जोशाना मुफीद है यकीनन, मगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे पहले मुझे इसका फील्ड ट्रायल दिखाओ, इसका साइंटिफिक वैलिडेशन दिखाओ कि जोशानदे के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं। तो अगर जोशानदा हमारे लिए अच्छा है तो अमेरिकन मरीज के लिए भी उतनी मुफीद होना चाहिए, मगर वो इजाज़त नहीं देगा शायद आपको कि वहाँ पर आप उसको मार्केट कर सकें, है नहीं? जी, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जैसे आपने फरमाया, दो चीज़ें हैं, एक जो हमारा डोसेज फॉर्म है, जो हमारा फॉर्मेट है। अगर मैं किसी अमेरिकन को कहूँ, चलिए मान लिए मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, लेकिन अगर मैं एक अंग्रेज़ को कहूँगा कि ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसको पानी में डालो, 20 मिनट उबालो, छानो, फिर पियो, तो वो कहेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वही चीज़ एक टी बैग के फॉर्म में आए, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगा, जोशाना आपके अगर टी बैग में है, आपने उसको किया, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, वो आपको अवेलेबल है, मिल सकती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे खमीराज हैं। अब खमीरा के डोसेज जो, जैसे अगर मैं अपने आप को ही ले लूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, अगर 3 वक्त का मेरा है तो वो मैं डिब्बियाँ लेके ऑफिस में तो नहीं जाऊँगा, और प्लस इतने सारे एडजॉइंट होते हैं, नहीं जाऊँगा। उसके लिए भी हमारे को काम करना है कि क्या उसे हम कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चूँकि ये इतना बड़ा प्रोडक्ट है खमीरा अरशदी, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल, उस पर बाकायदा रिसर्च होगी कि इसका क्या डोसेज फॉर्म है। अगर सही डोसेज नहीं पहुंचा तो आप लोग कहेंगे कि साहब इसकी एफिकेसी कम हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जो है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। CCRM बहुत काम कर रही है, जामिया हमदर्द बहुत काम कर रही है, हमदर्द काम कर रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। डॉक्टर फसी, ये तो खैर हमारे जो रिवायती नुस्खे हैं उसके अंदर एक बहुत अहम रोल अदा किया, वो थे हमारे नानी दादी के नुस्खे। घर के अंदर उस वक्त नानी दादी के पास एक अजीब पिटारा था कि जिससे मेडिकल इमरजेंसी फिल वक्त जो है वो कुछ ना कुछ कर देती थी। आप समझते हैं कि इस नॉलेज को भी किसी तरह से हम अगर ज़िंदा रखें कि कम से कम इमरजेंसी में मालूम हो क्या करना चाहिए, नानी दादी के नुस्खे जो हैं घर घर में अगर हम मकबूल कर दें जी तो कैसा रहेगा? बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये चीज़ दरअसल क्या थी, पहले चलती चली आ रही थी, लेकिन क्या है, वही इनकी बात मैं फिर वही रिपीट करना चाहूँगा कि लोगों के पास आजकल वक्त नहीं है। आप देखिए कि आज का जो बच्चा है वो अपने दादी नानी के पास वक्त गुजारने से बेहतर समझता है कंप्यूटर पर गेम खेले या फिर कुछ और करे, टीवी देखे। लेकिन गेम देखे, मगर खुदा न खास्ता अगर उसकी तबीयत नासाज हुई तो नानी दादी के पास नुस्खा होगा, वो नुस्खा उसको दे सकती है। कि देखो इसको जरा थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा ही मिलाओ और उसको ये दे दो, देखो अभी आराम मिल जाएगा। और मिलता था यकीनन, इसीलिए मकबूल थे। ये हकीम हमीद साहब ने जो थे, उन्होंने एक किताब निकाली थी घरेलू नुस्खे, जिसके अंदर जो आप जैसा आप फरमा रहे हैं दादी नानी के नुस्खे, वो बाकायदा उसमें लिखे हुए हैं। अच्छा। जो जी, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको मतली हो रही है, बच्चे को बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं, तो उसको इमीडिएट आप क्या दें। हाँ, जो घर के अंदर आई हैव स्टडीड दैट बुक, द बुक ऑफ होम रेमेडीज, बहुत अच्छी बुक है और 1962 की है। उस वक्त उसकी कॉस्ट 65 रुपीज़ थी। इत्तेफाक है कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन वाकई में आई हैव स्टडीड दैट बुक, दैट इज रियली फैंटास्टिक। तो है, मतलब बिल्कुल हमने उसको नानी दादी के नुस्खे जो हैं कहीं महफूज करके रख लिए हैं। और उनकी कोशिश ये रहती थी कि वो जहाँ जाते थे, अगर कोई
सुनते थे कि भाई ये नुस्खा है, तो उसको नोट करके वो काम किया करते थे उन नुस्खों पे। अच्छा, पहले उसको आजमा लेते थे कि कहाँ तक जी। क्यों इसकी ये क्यों काम करती है, क्योंकि वो एक खुद मशहूर हकीम थे जी। और मैं उनको एक साइंटिस्ट कहना चाहूँगा, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल बेस को उन्होंने साइंटिफिकली वैलिडेट किया। जी, तो उन्होंने डॉक्टर फसी, हमारे यहाँ जो रिवायती तरीक़ा था इलाज का, उसके अंदर मेरे ख्याल से 3 पहलू थे। पहले देखते थे कि ग़िज़ा से अगर हो सकता है तो उससे करते थे। इस तरह से 3 पहलू क्या क्या थे और उसकी क्या अहमियत थी? जी, बेसिकली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट के वे की अगर बात करें, उसमें जो तरीके थे, एक था डाइट थेरेपी, जिसे कि इलाज बिल ग़िज़ा कहा जाए। इलाज बिल ग़िज़ा है कि आपकी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी हो रही है, उनकी कमी है या ज़्यादती है, उसको खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए ही पूरा किया जाए। जैसे कहा गया भाई खाना खाने के बाद एक फल ज़रूर लेना चाहिए, या रात का खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा क्या है कि अगर इन चीज़ों से नहीं कवर हो पा रहा है तो ड्रग थेरेपी, इलाज बिल दवा। इसके अलावा रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज बिल तदबीर, और इसके अलावा इसमें सर्जरी है। सर्जरी में वेनेसेक्शन है, कपिंग है और लीचिंग है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वैसा होता है और इफ़ेक्टिव हैं। और डाइट थेरेपी में भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एक ऑर्गन थेरेपी है, इलाज बिल अज़ू। कहा गया है कि जिस आपका बॉडी का जो पार्ट वीक है एनिमल का, वो अगर खाया जाए, कहते हैं कि भाई गोश्त खाने से बॉडी बनती है और भेजा खाने से दिमाग बढ़ता है। ये कॉमन चीज़ें हैं और इफेक्ट होता है। मगर है कि वो अजीब अजीब नाम होते, तो मग्ज़ इसका खाइए तो ये इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। एक चीज़ और मैं इफिकेसी के बारे में कहना चाहूँगा, कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़ होती थी, जिनमें जैसे पनीर मारा शतर अराबी है या और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए क्या था कि वो यूज़ होती थी, लेकिन क्या है कि आज की तारीख में वो मुहैया नहीं है। जैसे कि सपोज कॉमन एग्जांपल आप कस्तूरी का ले सकते हैं, मुश्क का। इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कॉस्ट जो है 24 लाख है, और वो भी ओरिजिनल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ड्रग्स में जब ओरिजिनल चीज़ें नहीं पड़ पा रही हैं, इंग्रेडिएंट्स उसके अज्जा नामुकम्मल हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी दवा में वो असर आए। सिद्दीकी साहब, आप ज़रा इस पे रोशनी डालें। एक कंट्रोवर्सी, मार्केटिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो ये पेटेंट वाला मामला जो है जी, कि इसके अंदर एक हिंदुस्तान परेशान सा हो के रह गया कि जो चीज़ हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी, वो देखिए वो वहाँ से चला आ रहा कि ये तो पेटेंट हो गई है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड है, उनकी नज़र जो है वो नेचुरल सिस्टम पे है कि भाई ये चीज़ काम करती है। अगर आप फार्मास्यूटिकल के हिसाब से देखें तो उनका जो एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उनको कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं उनको लॉन्च करने के लिए। और उनका जो पेटेंट जो होता है वो मतलब समझिए 5 साल ही कमा पाते हैं अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया। और इन 15 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है उन कंपनियों का, तो वो इसलिए उस चीज़ को सेव कर लेती हैं कि भाई अगर मैं हल्दी पे काम कर रहा हूँ तो इससे पहले कि दूसरा कोई काम करे, मैं हल्दी ब्लॉक कर देता हूँ। यानी 15 साल काम करके 5 साल में रिकूप करना और प्रॉफिट भी बनाना है। ये फार्मास्यूटिकल का वो है। हिंदुस्तान का ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, हमें मालूम है कि दादी ने अगर हमें हल्दी का दूध पिला दिया है तो फ़ायदा करता है। कैसे फ़ायदा करता है, हल्दी का कौन सा पार्ट फ़ायदा करता है, कितनी मकदार में हल्दी हो, ये हमने कभी दादी से पूछा नहीं। और हमारे जो हकीम लोग हुए या फिजिशियंस हुए, उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया। अगर हम इन चीज़ों को साइंटिफिकली वैलिडेट करके इसको उस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करेंगे तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाएगा और पेटेंट कराएगा, क्योंकि आप उसको तो रोक नहीं सकते हैं। आज एक दुनिया को कहते हैं ग्लोबल विलेज, उसके अंदर कंपटीशन है। तो अगर आप शायद उसके अंदर डॉक्टर फसी, हम लोग जो हैं क्योंकि compete नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो अनएथिकल तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अपने फॉर्मुलेशंस में मॉडर्न मेडिसिन के एलिमेंट डाल देते हैं, कॉर्टिसोन डाल देंगे या एंटीबायोटिक मिला देंगे और उसको पीस के दे देंगे और हमें फ़ौरन से शिफा हो जाती है और हम तारीफ़ आपकी करते हैं। उसका नफ़ा तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो नुकसान ही नुकसान है। बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ें हैं मोस्टली की जाती हैं, दे आर द क्वैक्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा की जाती है।
क्योंकि उनका ये यकीन नहीं होता है कि हाँ भाई हमारी ड्रग असर करेगी, क्योंकि उन्हें दे आर जस्ट लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ड्रग पर कैसे कॉन्फिडेंस होगा। और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड की आपने बात बताई, हाइड्रोकोर्टिसोन और डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन वगैरह, ये अगर यूज़ किया जाए तो ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे हैव नो रोल, बट द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग। वो आप खाना खा रहे हैं रोटी के साथ, सपोज अगर उसको ले रहे हैं तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा सिर्फ, उसमें वो यूज़ इस तरह से करते हैं, बट दे आर द अनएथिकल वेज एंड वी डोंट ट्राई टू एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ वेज। और अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि ही हैज़ व्हेन ही इज द डॉक्टर ही हैज़ टेकन द हिपोक्रेटिक ओथ, एंड हिपोक्रेटिक ओथ में ये सब चीज़ें हैं कि इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल वही है कि मछली जो है, और सिर्फ क्वैक्स तो हैं ही हैं, क्वैक्स तो उनके यहाँ भी हैं। खैर वो जो डॉक्टर जो है गांव के अंदर जाके बन जाता है, MBBS की डिग्री लेता है और उल्टे सीधे इंजेक्शन भी लगाता है, वो दैट इज़ अ सेपरेट इशू मेरे ख्याल से, इससे उसका नहीं है। मगर बहरहाल कि एक जैसे होम्योपैथी है, इसके अंदर जिसको देखिए वो होम्योपैथ बन जाता है। मान लो रिटायरमेंट के बाद हमने 10 किताबें पढ़ी और होम्योपैथी की प्रैक्टिस बन गए। इसके ऊपर कोई रुकावट होनी चाहिए है कि नहीं होनी चाहिए है? जी बिल्कुल होना चाहिए, और ख़ासकर जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके प्रैक्टिस करने वालों का रेजिमेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप नब्ज़ देख के, या हमारी डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट की बुक है जिसमें कि क्या इंडिकेशन है, कौन सी दवा देना है, अगर आप पढ़ के दे रहे हैं तो वो गलत है। हाँ। क्योंकि नर्व्स को देख के सही डायग्नोस करके सही दवा देना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगेन अगर आप यूनानी में भी देखें, और डॉक्टर साहब सही बता सकेंगे, क्योंकि दवा आपके मिजाज के हिसाब से दी जाती है। अगर आपका मिजाज गर्म है तो उसके कुछ ठंडी फॉर्मुलेशंस हैं, अगर आपका मिजाज ठंडा है तो उसके लिए गर्म वो है। और अगर किसी क्वैक ने देख के उल्टा दे दिया तो भाई दवा है, नुकसान तो करेगी। उसके नुकसान से क्या फ़ायदा होता है, अरे इसमें होम्योपैथिक में तो कोई इलाज ही नहीं है, देखो मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ या मेरे को नुकसान हो गया। तो इस चीज़ को तो और ज़्यादा रेगुलेट होना चाहिए। क्योंकि एक मॉडर्न फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो पहले आपकी ब्लड टेस्ट देखेगा, आपका अल्ट्रासाउंड देखेगा, एक्सरे देखेगा, सब कुछ देखेगा। हमारे लोग नब्ज़ देख के उसका डायग्नोस बना लेते हैं। तो जो नब्ज़ देखने वाला, आप ये कैसे तय करते हैं कि मेरा मिजाज गर्म है या ठंडा है? ये क्या करेंगे आप, किस तरह से पता लगेगा आपको? देखिए, मिजाज के लिए दरअसल सबसे अहम चीज़ जो बताई गई है वो है मिजाज जो का टेम्परामेंट। टेम्परामेंट को कंसीडर करने के लिए उसके लिए कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसमें पूछा जाता है, या एक्सपीरियंस पर्सन जो भी होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, वो उस चीज़ को देखकर ही, पेशेंट को देखते ही ही कैन जज, पता लगा सकते हैं क्या है। उसमें आप तो हैं तजुर्बेकार डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, मैं गर्म हूँ कि ठंडा हूँ? नब्ज़ देख के और नब्ज़ के और बॉडी टेम्परेचर कई चीज़ देखी जाती है, जैसे सिर्फ देखकर नहीं है, उसमें पल्स रेट है, नींद कैसी आती है, भूख कैसी लगती है, गुस्सा आता है, बालों का कलर कैसा है, कई चीज़ें हैं। उसमें 4 कैटेगरी हैं, दमवी, बलगमी, सफरावी, सौदावी। उसके अकॉर्डिंगली ड्रग यूज़ की जाती है। गालिबन आयुर्वेद में भी यही है। आयुर्वेद में भी यही है। पित्त है और क्या है उस तरह का, कि कफ है, पित्त है, पित्त है, यही कॉन्सेप्ट उनमें है मोस्टली। देखें आप, ऐसा है कि जैसे मिरर इमेज का फ़र्क है सिर्फ। हम लोग जिस चीज़ को माजून बताते हैं वहाँ उस चीज़ को अवलेह बताया गया है। हमारे यहाँ कुश्ता साजी, उनके यहाँ भस्म बनाना है। तो ये चीज़ें हैं। ये बताएं कि हमारी रिवायती मेडिसिन्स की जो खैर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है ही है कि जब तक वैलिडेशन नहीं होगा, फिर वक्त हम कुछ अपनी, क्योंकि ग्लोबल विलेज में तो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, अगर रेगुलेट हो जाए और क्वालिटी कंट्रोल हो जाए तो कितनी बड़ी हमारी मार्केट हो सकती है। अगर मैं चाइना के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। चाइना का अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट देखें तो वो है 4000 करोड़, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 400 करोड़ है। उनका है 4000 करोड़, 4000 करोड़, और हमारा 400 करोड़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। एक और चीज़ है जो कि बहुत बड़ी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, विच इज़ हर्बल फार्मिंग। क्योंकि अब अभी तक जो हमारी जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो अभी तक हम जंगलात पे डिपेंडेंट हैं।
80% हमारे जो हर्बल्स हैं वो जंगलात से आती हैं, 20% हैं जो कि फार्मिंग की गई है, जैसे आंवला की बहुत ज़्यादा फार्मिंग है, एलोवेरा की फार्मिंग हो रही है। तो इन कॉमन चीज़ों की तो फार्मिंग लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन जो हमारी रेयर स्पीशीज़ हैं उनकी अभी तक हम लोग जंगलों पे डिपेंड है। बल्कि कुछ तो हमारे जो भाई पेटेंट बाहर हो गए उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। जी है नहीं? जी हाँ, जी वो भी है। जी वो भी है। डॉक्टर साहब, अगर आप से ये पूछा जाए कि आजकल तो करियर्स भी लोग करियर ऑप्शंस ढूंढते हैं, आज के नौजवान भी, और सभी को ज़रूरत है कि अगर तलाश माश में सरगर्दा निकले नौजवान तो उसके लिए बहुत सारे अब तो ऑप्शंस हैं। आईटी सेक्टर तो खैर है ही है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, और उसको आप मशवरा देंगे कि भाई तुम ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तुम महारत हासिल करो? जी बिल्कुल, इसके लिए ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन के लिए बिल्कुल एडवाइस किया जाएगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जामिया हमदर्द जो कि बर्र सग़ीर का सबसे अच्छा इदारा माना जाता है यूनानी मेडिसिन के ताल्लुक से, जैसा कि सिद्दीकी साहब ने होम्योपैथी के भी बहुत अच्छे इदारे खुल गए हैं, बाकायदा पूरे अस्पताल, बल्कि वहाँ तो सुना सर्जरी वगैरह सब कुछ अब सिखाते हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अपनाया जाए, एज ए कैरियर ऑप्शन लिया जाए तो बहुत अच्छा है, और इसमें आगे भी फ्यूचर प्लान्स के बारे से भी देखें। अब हालांकि ऐसी बात नहीं, यूनानी में भी एमएस होता है, अलीगढ़ में और उस्मानिया यूनिवर्सिटी वगैरह में एमएस की फैसिलिटी है, ये में जामिया हमदर्द में और भी कई जगह एमडी का है। और अगर इसमें कैरियर बनाते हैं तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे सामने निकल कर आते हैं। जैसा कि अब है कि इंटरनेशनल मार्केट में अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अपनाया जा रहा है, क्योंकि लोग थक चुके हैं मॉडर्न मेडिसिन खा के और उनके साइड इफेक्ट से परेशान होकर। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट आता है तब कि भाई डॉक्टर साहब मैंने वहाँ दिखाया अब यहाँ आया हूँ, तो घूम फिर कर ही वो आता है। तो इस चीज़ मेरा तजुर्बा दूसरा है, पहले आपके पास आता है, फिर देखता है कुछ नहीं बना, बहुत मर्ज बिगड़ गया है, तो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाता है। पहले होम्योपैथी से शुरू करता है, फिर शायद इधर आता है, फिर वो उधर चला जाता है कि भैया कम से कम कोर्टिजोन दे के हमें ठीक तो कर देंगे वो। नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि अब तक घूम फिर कर हमारे पास ही आया। चलिए, बहुत मुबारक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे हमदर्द दवाखाने में भी होता है, हमारा जो क्लिनिक है। खैर, जो आपने करियर की बात करी, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। एक हकीम साहब हैं, नाम नहीं लूँगा, जो 500 रुपये चार्ज करते हैं पर पेशेंट, और उनके यहाँ अपॉइंटमेंट से वो देखे जाते हैं। तो एक हकीम वो हैं। एक हकीम हैं जिनके यहाँ सुबह 4 बजे से नंबर बढ़ता है और 10 बजे 350 पेशेंट लेने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। अच्छा। एक वहीं पे एक MBBS डॉक्टर हैं जो मक्खी मार रहे हैं। इसी तरह कुछ हकीम भी हैं जो दूसरी तरफ चले गए होंगे। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन इस सिस्टम को आप समझें, क्योंकि ये सिस्टम डिपेंड करता है कि आपका जो आप उसका देख रहे हैं इलाज कैसा आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसका मरज़ है कि नहीं है। प्लस एक और चीज़ है जो कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, फिजियोथेरेपी। जो यूनानी फिजियोथेरेपी है, आप अगर मॉडर्न फिजियोथेरेपी देखें या आयुर्वेदिक थेरेपी देखें, वो 5 कर्म की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 7 कर्म की, एंड इट इज़ मच मोर इफेक्टिव देन एनी सिस्टम ऑफ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रोइंग फील्ड। तो इसमें फील्ड है, लेकिन पहले इस सिस्टम को समझें, इसके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे पहले रिफॉर्म किया जाए जी के अंदर इंटरनल रिफॉर्म जी, उसके बाद फिर जो है एज अ करियर ऑप्शन, एज अ करियर ऑप्शन जी आप ये नहीं कि कहीं एडमिशन नहीं मिला तो चलो ठीक है कि ये खाली ऐसा ना करें। ये आए तो आप ये समझ के आए कि हाँ। और सबसे जो पॉजिटिव एडवांटेज है वो इसमें यही है कि हमेशा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का ऑप्शन तो ओपन रहता ही है, जैसा कि आप देखें हर जगह होता है। वक्त की कमी है, बहुत इसके ऊपर लंबी चौड़ी बात हो सकती है। बहरहाल इतना ब्लीक नहीं है इस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फ्यूचर जो है। आप लोगों ने बहुत रोशनी डाली, और अरशद सिद्दीकी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप स्टूडियो में आए, और डॉक्टर अनस फसी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी ऐसी मालूमात हमको दी जो हमारे सामईन यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और खैर इसके अंदर बहुत सारी कि इसको रिफॉर्म तो चाहिए है,
इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ compete करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्वालिटी कंट्रोल पे तवज्जो देनी होगी। और क्वेक्स जो आ गए हैं, नकली डॉक्टर जो आ गए हैं, इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये सब हटा दिया जाए तो ये बहुत ही अभी भी बहुत ही मुफीद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और इसको हमको मकबूल करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं। आदाब, शुक्रिया।